हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत का 6th एडिशन। इसमें हमने चैप्टर 3 को स्टार्ट किया था और उसमें हमने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज तक अपने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था। इसमें हमने पढ़ा था कि जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का कॉन्सेप्ट है वो हमारे संविधान निर्माताओं के द्वारा, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने वाले लोग थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, उनके द्वारा जो यूनिवर्सल एडल्ट एडल्ट फ्रेंचाइज के कॉन्सेप्ट को जो लाए थे, वह एक क्या था, बोल्ड एक्सपेरिमेंट था, एक साहसिक कदम कदम था उस टाइम पर। ठीक है, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस टाइम पे हमारे देश में काफ़ी गरीबी थी, अशिक्षा थी, समाज में बहुत ज़्यादा सोशल इनइक्वलिटी थी, यानी क्या था, समाज में असमानता बहुत ज़्यादा थी और हाई पॉपुलेशन थी, बहुत ज़्यादा गरीबी थी और हमारी जो कंट्री है उसका साइज़ बहुत वास्ट था। तो उस टाइम पे जो ये सार्वभौमिक मताधिकार है, जिसका मीन्स होता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, इसका कॉन्सेप्ट लाकर हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स हैं उन्होंने एक मिसाल पेश की थी। और जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मैंने आपको बताया ही था कि इसका मीन्स ये होता है कि हमारे देश का प्रत्येक वह नागरिक जिसकी जो आयु है वो 18 वर्ष से अधिक है, तो वह मत देने के लिए बिना किसी भी भेदभाव के उसके साथ कास्ट के बेसिस पर, रेस के आधार पर, रिलीजन के आधार पर, सेक्स के आधार पर, लिटरेसी के आधार पर या वेल्थ के आधार पर उसके उसके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा और वह अपना मत देने के लिए स्वतंत्र है, ऐसा कहा गया था। और ये कॉन्सेप्ट दिया गया था कि प्रत्येक नागरिक के द्वारा दिए दिए गए वोट की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, तो ये जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का कॉन्सेप्ट है, इसी के बेसिस पर हमारे लोकसभा और जो हमारी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं, वहाँ पर जो भी इलेक्शन की प्रोसेस होती है उसमें इसी कॉन्सेप्ट को अपनाया जाता है। ठीक है, और इसमें हमने पढ़ा था कि ओरिजिनली जो वोटिंग एज थी वो 21 ईयर्स थी, लेकिन 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1989 के थ्रू जो ये वोटिंग एज थी उसको 21 ईयर्स से रिड्यूस करके 18 ईयर्स कर दिया गया। ठीक है, और कौन सा अमेंडमेंट एक्ट था वो, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1988 का इस अमेंडमेंट था, जिसे किया गया 1989 में। इसके थ्रू क्या किया गया कि जो वोटिंग एज है उसको 21 ईयर्स से 18 ईयर्स कर दिया गया। और इसमें हमने पढ़ा था कि ये जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का कॉन्सेप्ट आया, इसने हमारी डेमोक्रेसी को, हमारे कंट्री के जो लोकतंत्र है उसको एक ब्रॉड बेस प्रदान किया, यानी उसको काफ़ी मजबूत बनाया। ठीक है, और उसकी नींव को मजबूत किया और लोगों की इसने जो भारत के नागरिक थे, भारत के जो भी सामान्य जन थे, उनके स्वाभिमान को बढ़ाया, उनके सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाया और इससे जो कॉमन पीपल है, जो सामान्य लोग थे, उनकी प्रतिष्ठा में भी वृद्धि हुई, उनकी प्रेस्टीज भी बढ़ी। और ये जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का कॉन्सेप्ट है, ये भारत के सभी लोगों में क्या करता है, समानता स्थापित करता है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी को लाता है और इनेबल्स माइनॉरिटीज़ टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट। और यह जो माइनॉरिटीज़ हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, उनके उनके जो हित हैं, उनको सुरक्षा करने का भी प्रावधान देता है, उनको भी प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, एंड ओपन अप न्यू होप्स एंड विस्टार्स फॉर वीकर सेक्शंस। और जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का कॉन्सेप्ट था, सार्वभौमिक मताधिकार का कॉन्सेप्ट था, इसने क्या किया, वीकर सेक्शंस के लिए नई आशाएं, ठीक है, नई आशाएं जागृत की और उनके लिए भी उनके मन में भी क्या हुआ कि उनके मन में भी स्वाभिमान जागा, उनके मन में भी एक आशा जागृत हुई डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, और
स्टूडेंट्स, जो ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का कॉन्सेप्ट है वो तो हमारे देश में तो फिर इंडिपेंडेंस ही हो गई थी 1947 में, तब आया था। और इवन इन द वेस्टर्न कंट्रीज द राइट टू वोट वाज एक्सटेंडेड ओनली ग्रेजुअली। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में ही इतनी देर लगी थी कि सबको जो है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज दिया जाए, बल्कि जो विश्व के कई अन्य देश हैं, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर भी ये धीरे धीरे ही आया था, एकदम से यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का कॉन्सेप्ट नहीं आया था। ठीक है। इसमें जो जो यूएसए है उसने वुमेन को वोटिंग राइट 1920 में दिया था, ब्रिटेन ने 1928 में दिया, और यूएसएसआर जो कि अब रशिया है उसने विमेंस को जो वोटिंग राइट्स है विमेंस को वोटिंग राइट्स 1936 में दिया। फ्रांस ने विमेंस को वोटिंग राइट जो है वो 1945 में दिया, इटली ने 1948 में दिया, एंड स्विट्ज़रलैंड ने दिया था 1971 में। तो आप देख सकते हैं हमारा इंडिया तो इंडिपेंडेंट हो गया था 1947 में, जबकि जो वर्ल्ड की काफ़ी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं अगर देखा जाए, जैसे कि ये स्विट्ज़रलैंड है, यहाँ पर 1971 इतनी बाद में मिला है विमेंस को वोटिंग राइट। और इटली में कब मिला है? 1948 में, फ्रांस में 1945 में, रशिया में 1936 में, और यूएसए में मिला है 1920 में, और ब्रिटेन में कब मिला है? 1928 में। मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में ही जो है ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के कॉन्सेप्ट को आने में देरी लगी थी, बल्कि विश्व के जो अलग अलग देश थे उनमें तो कई ऐसे देश थे कि जिसमें भारत के काफ़ी बाद में, ठीक है, कई वर्षों के बाद ही जो है वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का कॉन्सेप्ट, जो मत देने का अधिकार है, वो महिलाओं को बाद में प्रदान किया गया। जैसे कि आप देख सकते हैं कि स्विट्ज़रलैंड को कब दिया गया? 1971 में। अभी हमने पढ़ा इटली को 1948 में। मतलब इन लोगों अदर जो कंट्रीज़ हैं यहाँ पर भी काफ़ी टाइम लगा, ये प्रोसेस जो है वो धीरे धीरे आई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो ये हमने अपना कल का एक बार रिवाइज कर लिया, एक कॉन्सेप्ट जो लास्ट हमने पढ़ा था। उसके बाद नेक्स्ट है सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप का मतलब है एकल नागरिकता। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं। दो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन is a federal and envisages a dual polity, center and states, it provides for a single citizenship, that is the Indian citizenship। ये कहा गया है इसमें कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, फेडरल सिस्टम पर काम करता है, और एक क्या है, डुअल पॉलिटी लिए हुए है, जिसमें सेंटर और स्टेट क्या करते हैं, मिलकर काम करते हैं। ठीक है, इट प्रोवाइड्स फॉर ओनली ए सिंगल सिटीजनशिप। हमारे इंडिया में क्या है? ओनली सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, दैट इज़ द इंडियन सिटीजनशिप। हमारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा गया है कि अगर हमें नागरिकता चाहिए तो वो क्या होगी, हमें सिर्फ हमारी कंट्री के बेसिस पे नागरिकता मिलती है, वो है इंडियन सिटीजनशिप। In countries like USA, on the other hand, each person is not only a citizen of USA but also a citizen of the particular state to which he belongs। इसमें कहा गया है कि जो कुछ कंट्रियाँ जैसे कि लाइक यूएसए, जो यूएसए है, जैसे हमारे देश में तो ऐसा है कि एकल नागरिकता का प्रावधान है, यानी सिंगल सिटीजनशिप ही मिलती है। लेकिन जो यूएसए है, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, वहाँ पर क्या होता है कि जो जो भी प्रत्येक पर्सन जो है वो केवल यूएसए का ही सिटीज़न नहीं है, बल्कि जो वो जिस भी पर्टिकुलर स्टेट में रहता है, जिस पर्टिकुलर स्टेट से वो बिलोंग करता है, वो उसका भी सिटीज़न होता है। ठीक है, दस दस ही ओज allegiance to both and enjoys dual sets of rights, one
conferred by the national government and another by the state government। इसमें ये कहा गया है कि यूएसए में क्या होता है, यूएसए में जो होती है डबल सिटीजनशिप होती है, डुअल सिटीजनशिप होती है। डुअल सिटीजनशिप का मतलब है कि यूएसए के जो भी सिटीजन्स होते हैं उनको कंट्री के बेसिस पे तो मिलती ही मिलती है, बल्कि इस बेसिस पर भी मिलती है कि वे कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं या वो कौन से स्टेट्स में रहते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि ने लिखा है कि अगर यूएसए में जो नेशनल गवर्नमेंट अगर कोई रूल बनाती है तो वो भी उनको उन पर अप्लाई होते हैं, और अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट बनाती है तो उनकी जिस पे वो सिटीज़न रहेगा तो वो रूल भी उस सिटीज़न पे क्या होंगे, अप्लाई होंगे। तो क्या होता है कि इस प्रकार किसी भी स्टेट का जो सिटीज़न होगा यूएसए में, उसको क्या होंगे, दो सेट ऑफ रूल्स या दो सेट ऑफ राइट्स उसको मिलते हैं। एक तो स्टेट गवर्नमेंट से मिलते हैं और एक जो कि नेशनल गवर्नमेंट होती है उससे उसको राइट्स मिलते हैं। ठीक है, ये कहा गया है। लेकिन जो हमारी इंडिया है, इन इंडिया ऑल सिटीजन्स irrespective of the states in which they are born or reside enjoy the same political and civil rights of citizenship all over the country and no discrimination is made between them। ये कहा गया है कि इंडिया में सारे सिटीजन्स हैं irrespective of state in which they are born। कह रहे हैं कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि हमारे इंडिया का कोई भी सिटीज़न किसी भी स्टेट में रहे, वो किसी भी स्टेट में पैदा हो, और वो क्या करेगा, उसको सेम पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स मिलेंगे सिटीजनशिप के पूरी कंट्री में, ऑल ओवर द कंट्री, एंड नो डिस्क्रिमिनेशन इज़ मेड बिटवीन देम, और उनके बीच में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो हमारे देश में क्या है, सिंगल सिटीजनशिप है। इसमें ये कहा गया है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि हम किसी भी स्टेट, भारत के किसी भी स्टेट में पैदा हों या किसी भी स्टेट में हम रह रहे हों। ठीक है, हम सभी के लिए, जितने भी सिटीजन्स हैं, किसी भी स्टेट के सिटीजन हों, हर किसी सिटीजन के लिए सेम पॉलिटिकल और सेम सिविल राइट्स हैं। ठीक है, सिटीजनशिप के, नागरिकता के, ऑल ओवर द कंट्री, पूरे देश में, और उसमें स्टेट्स के बेसिस पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन किसी भी सिटीजन के साथ नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसीलिए हमारे इंडिया में क्या है, सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है। सिंगल सिटीजनशिप ही यानी एकल नागरिकता ही दी जाती है। सिंपली ये कहा जाता है कि यह भारत का नागरिक है। ठीक है, हम भारत के नागरिक हैं, कभी भी ये नहीं कहा जाता कि हम किसी पर्टिकुलर स्टेट के नागरिक हैं। ठीक है, अगर सिटीजनशिप की बात आती है तो, ठीक है, कंट्री की सिटीजनशिप की बात आती है तो हमारे देश में जो कॉन्सेप्ट है वो है सिंगल सिटीजनशिप, जो हमें हमारी कंट्री के बेसिस पर मिलती है, ना कि हमारे स्टेट्स के बेसिस पर। जैसा कि यूएसए में है, यूएसए में स्टेट्स के बेसिस पर भी मिलती है और कंट्री के बेसिस पर तो मिलती ही मिलती है। तो वहाँ पे क्या हो गई, डुअल सिटीजनशिप, और हमारे इंडिया में क्या हो गई, सिंगल सिटीजनशिप। डिस्पाइट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर ए सिंगल सिटीजनशिप एंड यूनिफॉर्म राइट्स फॉर ऑल द पीपल, इंडिया हैज़ बीन विटनेसिंग द communal rights, class conflicts, caste wars, linguistic clashes and ethnic disputes। इसमें ये कहा गया है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो क्या है, हमारे जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस बनाए गए हैं वो क्या है, सिंगल सिटीजनशिप के हैं। एकल नागरिकता दी गई है सभी लोगों को, क्या है यहाँ पर, सभी नागरिकों को यूनिफॉर्म राइट्स, एक जैसे अधिकार दिए गए हैं। लेकिन तब भी जो हमारा देश है, जो इंडिया है, वो क्या करता है, कई हमारे देश में क्या होते हैं, कई कम्युनल राइट्स होते हैं। आज
आज तक भी हमारे देश में क्या होते हैं, कम्युनल राइट्स हो जाते हैं, यानी जाति के आधार पर जो है धार्मिक दंगे हो जाते हैं, क्लास कन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, कास्ट वार्स हो जाते हैं, ठीक है। यानी कास्ट के जाति के आधार पर लोग आपस में लड़ पड़ते हैं, क्लास कन्फ्लिक्ट्स हो जाता है, वर्ग के आधार पर लड़ने लगते हैं और धार्मिक कन्फ्लिक्ट्स होने लगते हैं, ठीक है। और लिंग्विस्टिक क्लैशेस यानी भाषाई आधार पर लोग लड़ने लगते हैं, भाषाई आधार पर लोगों में टकराव हो जाता है। और कह रहे हैं कि एथनिक डिस्प्यूट्स, अलग अलग नृजातीय उनमें डिस्प्यूट्स होते रहते हैं। दिस मीन्स दैट द चेरिस्ड गोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स टू बिल्ड ए यूनाइटेड एंड इंटीग्रेटेड इंडियन नेशन हैज़ नॉट बीन फुली रियलाइज्ड। ये कहा गया है कि इसका मीन्स ये है, इसका अर्थ यह है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स थे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले लोग थे, उनका जो गोल था कि जो हमारा यूनाइटेड इंडिया रहे, इंटीग्रेटेड इंडिया रहे, वो अभी तक इस गोल को कंप्लीट नहीं कर पाए हैं। वो अभी तक हम लोग इस लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाए हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग, हमारे देश में क्या होता है कि कई बार कम्युनल राइट्स हो जाते हैं, लोग धर्म के आधार पर ही आपस में लड़ने लगते हैं, क्लास कन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, कास्ट वॉर्स हो जाती हैं, लिंग्विस्टिक भाषा के आधार पर क्लैशेस हो जाते हैं, लोगों में आपस में छोटे मोटे टकराव हो जाते हैं। तो इससे ये लगता है, ये कहा गया है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन निर्माता थे, उन्होंने तो सबको सेम सेम राइट्स दिए थे, सेम यूनिफॉर्म राइट्स दिए थे हर किसी के लिए, और कहा था कि हमारी जो कंट्री है इंडिया, वो कैसा नेशन बनेगा, वो एक यूनाइटेड और इंटीग्रेटेड नेशन, यानी यूनाइटेड बनेगा जिसमें एकता हो, और इंटीग्रेटेड एकीकृत राष्ट्र के निर्माण की उन्होंने परिकल्पना की थी। लेकिन ये जो बार बार धार्मिक दंगे ये सब चीज़ें होती हैं, तो इनको देखकर लगता है कि जो उनका सोचना था, जो उनका उद्देश्य था, वो अभी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाया है, ठीक है। ये इन लाइंस में कहा गया है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, इंडिपेंडेंट बॉडीज। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नॉट ओनली प्रोवाइड्स फॉर द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, सेंट्रल एंड स्टेट, बट ऑल्सो एस्टैब्लिशेस सर्टेन इंडिपेंडेंट बॉडीज। इसमें ये कहा गया है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, उसने केवल हमारे देश को चलाने के लिए केवल लेजिस्लेटिव मीन्स विधायिका, एग्जीक्यूटिव्स, ठीक है, कार्यपालिका, एंड जुडिशियल ऑर्गन्स मीन्स जो कि हमारी न्यायपालिका है, इन और ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, सेंट्रल एंड स्टेट, ठीक है। इसमें ये कहा गया है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसने क्या किया है, हमारी गवर्नमेंट को, हमारे देश के प्रशासन को चलाने के लिए, हमारे गवर्नमेंट को चलाने के लिए हमको क्या क्या दिया है, विधायिका दी है, यानी लेजिस्लेटिव दिया है, एग्जीक्यूटिव दिया है, कार्यपालिका दी है, और जुडिशियल दिया है। जुडिशियल मीन्स होता है जुडिशियरी, जो कि न्यायिक ऑर्गन्स, ये तीनों ऑर्गन्स दिए हैं गवर्नमेंट के, ठीक है। और इसके साथ ही साथ क्या दिया है, सेंटर एंड स्टेट, दोनों ही जगह पर ये व्यवस्था होती है। कैसी? सेंटर में भी और स्टेट में भी कानून बनाने की, यानी लेजिस्लेटिव, विधायिका, एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका, और जुडिशियल ऑर्गन यानी जुडिशरी, न्यायपालिका, ठीक है। और ये बताया गया है कि ऐसा नहीं है कि केवल बस हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा प्रोविज़न है कि लोगों के लिए एक लेजिस्लेटिव बॉडी बना दी गई, एक एग्जीक्यूटिव बॉडी बना दी गई, और एक जुडिशियल बॉडी बना दी गई, और ये कहा कि आप सेंटर और स्टेट की गवर्नमेंट को अब इन तीनों के कॉपरेशन से चलाइए। सिर्फ इतना ही नहीं है, बल्कि इसके साथ ही साथ जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसने क्या किया है, कुछ इंडिपेंडेंट बॉडीज़ को भी एस्टेब्लिश किया है, ठीक है। मतलब कुछ स्वतंत्र जो बॉडीज़ हैं उनको भी बनाया है, स्वतंत्र इकाइयाँ हैं उनको भी बनाया है। दे आर इनविसेस्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एज द बुलवर्क्स ऑफ द डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। वो क्या करती हैं, हमारे डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, उसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो कह रही हैं कि ऐसी इंडिपेंडेंट बॉडीज़ कौन कौन सी हैं। दीज आर, नंबर 1, election commission to ensure free and fair elections to the parliament,
the state legislatures, the office of President of India and the office of Vice President of India. इसमें ये कहा गया है कि जो हमारा जो हमारा इलेक्शन कमीशन है, ठीक है, इंडियन इलेक्शन कमीशन है, वो क्या है, एक इंडिपेंडेंट बॉडीज़ है, इंडिपेंडेंट बॉडी है जो क्या करती है, वो करती है फ्री एंड फेयर इलेक्शन करती है। किस किस का फ्री और फेयर इलेक्शन कराती है? पार्लियामेंट में और स्टेट लेजिस्लेचर्स में और प्रेसिडेंट के ऑफिस में और ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि इंडिया में जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं उन इन सब के इलेक्शन को कंडक्ट कराने का काम कराती है फ्रीली और फेयरली, ये कहा गया है। इसमें से पहली इलेक्शन बॉडी क्या है, पहली जो इंडिपेंडेंट बॉडी क्या है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, और इसका काम क्या है, ये क्या कराती है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करती है, पार्लियामेंट के फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराती है, स्टेट लेजिस्लेचर्स के, यानी स्टेट लेजिस्लेचर्स मीन्स जो कि हमारी जो होती है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, और जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी जो विधानसभा होती है हमारी स्टेट में, और विधान परिषद होती है, इनके इलेक्शन को भी कराती है। और द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, इंडिया के प्रेसिडेंट हैं, उनका इलेक्शन भी यही इलेक्शन कमीशन के थ्रू किया जाता है। और जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, उनका इलेक्शन भी ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही फ्रीली और फेयरली वो इसको कंप्लीट कराती है। तो ये पहली हमारी इंडिपेंडेंट बॉडी कौन सी है, वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो अपना वर्क करने के लिए अपने अपने वर्क फील्ड में क्या होती है, काफ़ी हद तक फ्री होती है। और इन बॉडी जो ये इंडिपेंडेंट बॉडीज़ होती हैं, इन पर क्या होता है, जुडिशियरी और ये लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव, इनका कंट्रोल जो है वो काफ़ी कम होता है, ठीक है, ताकि ये अपना बिना बायसनेस के बिना किसी भी पक्ष विपक्ष के अपने कार्य को अपने अनुसार, अपने अकॉर्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके कर सके, ठीक है, और फेयरली अपना काम कर सके। दूसरी जो इंडिपेंडेंट बॉडी है वो है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, और जो इसका मेन काम होता है, टू ऑडिट द अकाउंट्स ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, से ये क्या करते हैं, जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है वो करते हैं, वो जो भी हमारे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के अकाउंट्स होते हैं उन सबको ऑडिट करने का काम करती है, ठीक है। ही एक्ट्स एज द गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स एंड कमेंट्स ऑन द लीगलिटी एंड प्रोप्रिएटी ऑफ द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, कि गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स कहा जाता है, ठीक है, पब्लिक पर्स का गार्जियन कहा जाता है। एंड कमेंट्स ऑन द लीगलिटी एंड प्रोप्रिएटी ऑफ द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जो भी सरकार गवर्नमेंट जो भी खर्चा करती है उस पर वो क्या करते हैं, अपनी रिपोर्ट देते हैं, जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है उनको अपनी रिपोर्ट देनी होती है कि क्या क्या एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के द्वारा किए गए हैं एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, ठीक है, उसमें ये कहा गया है। और जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के जो भी अकाउंट्स होते हैं उनका ऑडिट किया जाता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा। इसके बाद जो नेक्स्ट इंडिपेंडेंट बॉडी है वो है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, जो ये यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है उसका काम है टू कंडक्ट एग्जामिनेशन फॉर रिक्रूटमेंट टू ऑल इंडिया सर्विसेज। जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है ये क्या करती है, ये ऑल इंडिया सर्विसेज को रिक्रूट करने के लिए जितने भी एग्जामिनेशंस होती हैं उनको कंडक्ट कराती है, ठीक है। जो अभी इस टाइम पे एट प्रेजेंट देयर आर 3 ऑल इंडिया सर्विसेज। अभी इस टाइम पे प्रेजेंटली जो हैं 3 ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, जिसमें कि आती है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस IAS, इंडियन पुलिस सर्विस IPS एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विस IFS, ठीक है। इन ठीक है, इन 1947 इंडियन सिविल सर्विस यानी ICS was replaced by IAS and the Indian police service
ठीक है। एंड द इंडियन पुलिस आईपी वाज रिप्लेस्ड बाय आईपीएस, ठीक है, इंडियन पुलिस सर्विस, एंड वर रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एज ऑल इंडिया सर्विसेज। In 1963, IFS was created and it came into existence in 1966। देखिए, मैंने अभी ये बताया कि जो अभी हम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की बात कर रहे थे, इसमें ये कहा गया है कि जो है ये यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में क्या है, जो कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, ये क्या करती है, ये एग्जामिनेशंस को कंडक्ट करती है ऑल इंडिया सर्विसेज में क्या करने के लिए, रिक्रूटमेंट करने के लिए, ठीक है। एंड जो हमारी जो यूपीएससी है अभी इस टाइम में, यूपीएससी के अंदर क्या आती है, 3 सर्विसेज आती हैं, क्या आती है, 3 ऑल इंडिया सर्विसेज आती हैं, जिसमें से पहली है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी आईएएस, और दूसरी है इंडियन पुलिस सर्विस आईपीएस, और तीसरी ऑल इंडिया सर्विस है आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ठीक है। इन 1947 क्या होता है, 1947 में इंडियन सिविल सर्विस जो है आईसीएस थी, इंडियन सिविल सर्विस, उसको रिप्लेस कर दिया गया था बाय आईएएस, ठीक है, जो कि ये आईएएस बन गई इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो आज है। एंड द इंडियन पुलिस, पहले थी इंडियन पुलिस, ठीक है, और उसको रिप्लेस किया गया इंडियन आईपीएस के द्वारा, जो कि आज है। आईपीएस क्या है, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन पुलिस को क्या नाम दे दिया गया है आज, इंडियन पुलिस सर्विस आईपीएस, एंड वर रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एज ऑल इंडिया सर्विसेज, और इन तीनों को ही क्या कहा जाता है, ऑल इंडिया सर्विसेज के रूप में इनकी पहचान की जाती है, आईएएस, आईपीएस एंड आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। 1963 में जो आईएफएस था, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, उसको बनाया गया था और ये जो अपने एग्जिस्टेंस में आया, इसने वर्क करना स्टार्ट किया, वो किया 1966 से, किसने, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ठीक है। आईएफएस जो आया वो 1963 में उसको बनाया गया, और उसने जो अपनी वर्किंग है वो स्टार्ट की 1966 से, ठीक। तो ये था हमारा कि स्टेट जो हमारा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसमें क्या आती है, 3 ऑल इंडिया सर्विसेज आती हैं, जिनको मैंने अभी समझाया। उसके बाद है एंड हायर सेंट्रल सर्विसेज, और क्या है, उच्च सेंट्रल सर्विसेज भी हैं, एंड टू एडवाइज द प्रेसिडेंट ऑन डिसिप्लिनरी मैटर्स। इसका जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, इसका एक और काम है कि ये क्या करते हैं, जो भी डिसिप्लिनरी मैटर्स होते हैं उन पर क्या करते हैं, प्रेसिडेंट को एडवाइस देते हैं, प्रेसिडेंट को सलाह देते हैं, अगर कोई भी अनुशासनात्मक अगर कोई भी मैटर होते हैं, उन मामलों पर यूपीएससी क्या करती है, प्रेसिडेंट को सलाह देती है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो हमारी इंडिपेंडेंट बॉडी है वो है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। तो ये कहा गया है कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन इन एवरी स्टेट टू कंडक्ट एग्जामिनेशंस फॉर रिक्रूटमेंट टू स्टेट सर्विसेज एंड टू एडवाइज द गवर्नर ऑन डिसिप्लिनरी मैटर्स, ठीक है। जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होती है हर स्टेट में, वो क्या करती है, किस चीज़ के लिए होती है, वो स्टेट सर्विसेज के लिए जितने भी एग्जामिनेशंस होती है उनको कंडक्ट कराती है, ठीक है। एग्जाम जो स्टेट सर्विसेज में रिक्रूटमेंट करने के लिए एग्जामिनेशंस को कंडक्ट कराती है प्रत्येक स्टेट की जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, ठीक है। और एक और काम होता है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का, टू एडवाइज द गवर्नर ऑन डिसिप्लिनरी मैटर्स। जो ये स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होती है, ये डिसिप्लिनरी मैटर्स के लिए किसको सलाह देती है, डिसिप्लिनरी मैटर्स में गवर्नर को सलाह दे सकती है, इसका ये काम है। और जैसे कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में क्या था, एक तो वो भी क्या करती थी कि सबसे पहला काम तो ये था कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन क्या करती थी, एग्जामिनेशन को कंडक्ट करती थी फॉर रिक्रूटमेंट टू ऑल इंडिया सर्विसेज, ठीक है। ऑल इंडिया सर्विसेज में रिक्रूटमेंट करने के लिए एग्जामिनेशन को कंडक्ट करती थी, और जो उसका और साथ ही साथ जो हायर सेंट्रल सर्विसेज थी उस पर भी एग्जामिनेशन कंडक्ट करती थी, और अदर सर्विसेज में रिक्रूटमेंट करती है। और इसका एक और काम है कि जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है वो डिसिप्लिनरी मैटर्स में क्या करती है, प्रेसिडेंट को एडवाइस देती है,
ठीक है, उसको सुझाव, प्रेसिडेंट को सुझाव देती है। उसी प्रकार स्टेट में जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है वो अपने जो स्टेट की सर्विसेज हैं उनके रिक्रूटमेंट के लिए एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है फ्रीली और फेयरली, और साथ ही साथ वो क्या करती है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन डिसिप्लिनरी मैटर्स में गवर्नर को एडवाइस करती है। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर्स द इंडिपेंडेंस ऑफ दीज बॉडीज थ्रू वेरियस प्रोविजंस। इनका ये कहा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है इन इंडिपेंडेंस, इन बॉडीज़ को, ठीक है, इन जो ये बॉडीज़ हैं जिनको हम इंडिपेंडेंट बॉडीज़ कह रहे हैं, इनकी इंडिपेंडेंस को क्या करती है, डिफरेंट डिफरेंट प्रोविजंस बनाकर इंश्योर करती है। ठीक है, जैसे कि उनको दी जाती है सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, लाइक सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, यानी उनका जो कार्यकाल है उसकी उनको सिक्योरिटी दी जाती है। ठीक है, कि आप इतने टाइम तक आप उसमें कार्य करेंगे। ठीक है, एंड फिक्स्ड सर्विस कंडीशंस, और उनकी फिक्स्ड सर्विस कंडीशन होती है। एक्सपेंसेस बीइंग चार्ज्ड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, और उनके जो सारे खर्चे हैं, जो एक्सपेंसेस हैं, वो क्या होते हैं, वो कहाँ से दिए जाते हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दिए जाते हैं। इस प्रकार से ये सब चीज़ें इसलिए की गई हैं ताकि जो हमने इंडिपेंडेंट बॉडीज़ जो हमारे संविधान ने बनाई हैं इंडिया के लिए, वो अपना काम फ्रीली कर सकें और उनको कोई उनके वर्क फील्ड में कोई भी बाधा ना आए। तो इसीलिए उनको क्या दिया गया कि उनके टेन्योर की सिक्योरिटी दे दी गई। ठीक है, उनका जो टेन्योर है वो फिक्स कर दिया गया और फिक्स्ड सर्विस कंडीशंस हो गई उनके लिए, और उनके जो सारे एक्सपेंसेस हैं, जो सारे खर्चे हैं, ये बता दिया गया कि वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से खर्च किए जाएंगे, वहाँ से जाएंगे। और इसी प्रकार के कई और प्रोविजंस भी उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने के लिए किए गए, जिससे कि वो अपना काम फेयरली कर सकें विदाउट एनी बायसनेस। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। हमने इसमें क्या पढ़ा कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, कुछ ऐसी बॉडीज़ भी हैं जो कि क्या है, इंडिपेंडेंटली अपना काम करती हैं, और इन बॉडीज़ के काम में जो हमारे गवर्नमेंट के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 3 ऑर्गन्स हैं, जो 3 बॉडीज़ हैं, जो कि लेजिस्लेटिव होता है, एग्जीक्यूटिव होता है और जुडिशियल ऑर्गन होते हैं, इनका इंटरफेरेंस इन इंडिपेंडेंट बॉडीज़ में काफ़ी लिमिटेड रहता है या काफ़ी कम रहता है, ताकि ये अपना काम क्या कर सकें, इंडिपेंडेंटली कर सकें, बिना बायसनेस के संग कर सकें। ठीक है, तो ये कौन कौन सी थी इंडिपेंडेंट बॉडीज़? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। और नेक्स्ट आता है हमारा इमरजेंसी प्रोविजंस। चलिए इसको पढ़ते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स इलेबोरेट इमरजेंसी प्रोविजंस टू इनेबल द प्रेसिडेंट टू मीट एनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन इफेक्टिवली। इसमें ये कहा गया है कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो इमरजेंसी का प्रोविज़न लाया गया है, वो इसलिए लाया गया है कि जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस में अगर कभी कोई प्रॉब्लम हो जाए कंट्री में, तो उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट हैं वो इफ़ेक्टिवली काम कर सकें। ठीक है, द rationality behind the incorporation of these provisions is to safeguard the sovereignty, unity, integrity एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। इसमें ये कहा गया है कि ये जो इमरजेंसी प्रोविजंस लाए गए, इनके पीछे जो मेन रीज़न यही था, मेन रीज़न ये था कि इसके थ्रू क्या किया जा सके, सेफ गार्ड किया जा सके अपने देश की जो सोवरेनिटी है, यूनिटी है, इंटीग्रिटी है और सिक्योरिटी है, उसको बनाया जा सके। ठीक है, उसको बनाए रखा जा सके। द डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और हमारे देश का जो जो लोकतांत्रिक जो पॉलिटिकल सिस्टम है, यानी जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को उसको क्या हो, बचाया जा सके। इसके लिए इमरजेंसी प्रोविजंस लाए गए थे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस में, ताकि जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन से बाहर निकल सकें, या फिर इफ़ेक्टिवली वो उससे वो उबर सकें। ठीक है,
यही कहा गया कि इससे क्या होगा कि ये इमरजेंसी प्रोविजंस हैं, इसको लाने का मेन चीज़ ये था कि इससे क्या होगा। इसको लाने के बाद हमने क्या किया कि अपनी सोवरेनिटी को इससे हमने सेफगार्ड किया, यूनिटी को बनाए रखा, इंटीग्रिटी को बनाए रखा कंट्री की, और सिक्योरिटी को बनाए रखा, और अपना जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम है उसको बनाए रखा, और अपने कॉन्स्टिट्यूशन को क्या है उसकी यूनिटी को हमने बनाए रखा। द कॉन्स्टिट्यूशन इनविसेजेस 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या है, 3 टाइप्स की इमरजेंसीज दी गई हैं। जैसे कि पहली है नेशनल इमरजेंसी, दूसरी है स्टेट इमरजेंसी, और तीसरी है फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, जो नेशनल इमरजेंसी है वो आती है आर्टिकल 352 के अंतर्गत, और जो स्टेट इमरजेंसी है वो आर्टिकल 356 के अंदर आती है, और स्टेट इमरजेंसी को प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं। और तीसरी है फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो कि आर्टिकल 360 में आती है। ठीक है, तो उसको पढ़ लेते हैं। हमने देखिए आप अच्छे से समझ गए होंगे कि इमरजेंसी का कॉन्सेप्ट हमारी कंट्री में या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों लाया गया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसलिए लाया गया है कि अगर कोई भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन आ जाए तो उस टाइम जो हमारे देश के प्रेसिडेंट हैं वो उस सिचुएशन से क्या करें, उस सिचुएशन से निकल पाएँ, इफ़ेक्टिवली उस सिचुएशन को कंट्रोल कर पाएँ। तो और एक और चीज़ कि ये क्यों लाया गया, इसके पीछे क्या रैशनैलिटी थी, इसके पीछे ये था कि इससे हम अपनी इमरजेंसी प्रोविजंस को लाकर हम इसकी हेल्प से अपनी जो कंट्री है उसकी सोवरेनिटी को बनाए रखें, यूनिटी को बनाए रखें, इंटीग्रिटी को बनाए रखें, और अपने कंट्री की सिक्योरिटी को हम बनाए रखें। उसके बाद जो ये हमारा पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक सिस्टम है इंडिया का, वो बना रहे, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी अपने आप में सोवरेन रहे। तो इसमें हमने अभी पढ़ा कि क्या है, इसके 3 टाइप्स हैं। 3 टाइप्स की इमरजेंसीज होती हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें कि पहली है नेशनल इमरजेंसी, जो कि कब होती है, ऑन द ग्राउंड ऑफ वार और एक्सटर्नल अग्रेशन और आर्म्ड रेबिलियन। ठीक है, आर्टिकल 352 में ये आता है। कब, ऑन द ग्राउंड ऑफ वॉर, जब कभी भी वॉर हो जाता है, या फिर एक्सटर्नल अग्रेशन, अगर कोई भी जो कोई अदर कंट्री अगर हमारे ऊपर क्या कर देती है, आक्रमण कर देती है, या फिर अटैक कर देती है, या फिर आर्म्ड रेबिलियन अगर हो जाता है, तो क्या लगता है उस टाइम पे लगता है आर्टिकल 352। ठीक है, जो ये द 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 हैज़ रिप्लेस्ड द ओरिजिनल टर्म इंटरनल डिस्टर्बेंस बाय द न्यू टर्म आर्म्ड रेबिलियन। पहले जो ये आर्म्ड रेबिलियन है यहाँ पर लिखा गया है, इसकी जगह पर पहले हमारे जो ओरिजिनली जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था वहाँ पे लिखा गया था इंटरनल डिस्टर्बेंस। लेकिन जो 44th अमेंडमेंट एक्ट आया 1978 का, उसने जो ये ओरिजिनल टर्म था इंटरनल डिस्टर्बेंस, इसको क्या कर दिया, इसको रिप्लेस कर दिया, और इसकी जगह पे नया टर्म आ गया आर्म्ड रेबिलियन। ठीक है, इसका मतलब है कि सशस्त्र विद्रोह, जो अगर आर्मी के द्वारा अगर कोई विद्रोह कर दिया जाएगा तो उस टाइम पे क्या होगा, आर्टिकल 352 होगा, और उस टाइम पे नेशनल इमरजेंसी हमारे देश में लग जाएगी। किस किस टाइम पे नेशनल इमरजेंसी लगेगी, वो लगेगी कोई भी अगर युद्ध होता है उसके लिए युद्ध होना चाहिए, ग्राउंड ऑफ वॉर, और एक्सटर्नल एग्रेशन, यानी अगर कोई दूसरी कंट्री हमारे ऊपर अगर अटैक करती है, और आर्म्ड रेबिलियन, या फिर आर्मी का क्या हो जाता है, विद्रोह हो जाता है, तो सशस्त्र विद्रोह कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आर्टिकल 352 में। और दूसरी जो नेक्स्ट इमरजेंसी है वो है स्टेट इमरजेंसी। स्टेट इमरजेंसी को प्रेसिडेंट रूल भी कहा जाता है। ठीक है, ऑन द ग्राउंड ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट्स। ये जो है ये स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट्स रूल तब लगाया जाता है कि जब लगता है कि जो स्टेट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी को जो है फॉलो नहीं कर पा रहा है। ठीक है, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जो है वो फेल हो चुकी है। तब आर्टिकल 356 के अकॉर्डिंग ये प्रेसिडेंट रूल स्टेट में लगाया जाता है। और फेलियर टू कंप्लाई विद द डायरेक्शन ऑफ द सेंटर, और अगर स्टेट क्या है वो सेंटर के
के डायरेक्शन पर वर्क नहीं करता है तो क्या होता है, तब भी आर्टिकल 365 के अंडर स्टेट इमरजेंसी लगाई जा सकती है। ठीक है, यही कहा गया है। इसमें क्या है, जो हमने दूसरी पढ़ी, पहली हमने पढ़ी नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रेबिलियन का ग्राउंड है, और उसके बाद जो दूसरा है स्टेट इमरजेंसी, उसको कहते हैं प्रेसिडेंट रूल। और ये किस ग्राउंड पे लगाई जाती है कि जब स्टेट की जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है, मतलब स्टेट में अगर वहाँ की गवर्नमेंट गिर जाए या फिर कुछ भी उसकी जो वहाँ पे जो भी सरकार है, गवर्नमेंट चल रही है, अगर वो अपना वर्क नहीं कर पाती है, वो उसमें फेल हो जाती है अपना गवर्न करने में, सरकार वहाँ की जो है पूरी तरीके से उस स्टेट को, तो क्या होगा, उस सिचुएशन में प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है। ठीक है, ग्राउंड ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ऑफ द स्टेट्स। जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी मीन्स कि वहाँ पर जो भी, जैसे कि जो पूरा वो बनाया जाता है, सीएम चीफ मिनिस्टर की नियुक्ति की जाती है स्टेट्स में, अगर उसका उसमें अगर वो फेल हो जाते हैं या फिर सरकार गिर जाती है स्टेट में, तो तब आर्टिकल 356 लगाया जाता है और स्टेट इमरजेंसी की सिचुएशन आती है। और द फेलियर टू कंप्लाई विद द डायरेक्शन ऑफ सेंटर। और अगर स्टेट क्या है, कई बार ऐसा होता है कि अगर सेंटर की डायरेक्शन को फॉलो नहीं कर रहा है या सेंटर की दिए गए निर्देशों को पालन नहीं कर रहा है, उसको पालन करने में असफल रहा है, तो तब भी आर्टिकल 365 के अंडर स्टेट इमरजेंसी उस स्टेट में अप्लाई की जा सकती है। ठीक है, और स्टेट इमरजेंसी को प्रेसिडेंट रूल कहते हैं। और अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी स्टेट में फेल हो गई है तो तब उसको कहेंगे आर्टिकल 356। और अगर आर्टिकल 365 है तो उसका मतलब है कि आर्टिकल 365 में कहा गया है कि फेलियर टू कंप्लाई विद द डायरेक्शंस ऑफ द सेंटर, मतलब जो राज्य सरकार है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, वो क्या हुई है, उसने सेंटर के डायरेक्शंस को फॉलो नहीं किया है, और उसको मतलब सेंटर ने जो भी उसको निर्देश दिए थे वो उसको उनका अनुपालन करने में असफल रही है, तो इसलिए भी स्टेट इमरजेंसी लगाई जा सकती है। ठीक है, प्रेसिडेंट के द्वारा। और ऐसे ही स्टेट इमरजेंसी को प्रेसिडेंट रूल भी कहा जाता है। प्रेसिडेंट रूल में 2 आर्टिकल आएंगे। एक तो आर्टिकल 356 जब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी स्टेट में फेल हो जाए, और दूसरा जो है वो तब आएगी जब क्या है, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सेंटर के जो भी डायरेक्शंस हैं उनको जो है कंप्लाई करने में फेल हो जाएगी, उनका अनुपालन करने में या उनको इन्फोर्स करने में फेल हो जाएगी, तो तब लगेगा आर्टिकल 365। ठीक है, तब आता है। तो ये जो आर्टिकल हैं 356 और 365, ये किससे रिलेटेड है, ये प्रेसिडेंट रूल से रिलेटेड हैं और स्टेट इमरजेंसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जो हमारी लास्ट इमरजेंसी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और जो थर्ड इमरजेंसी दी गई है वो है फाइनल इमरजेंसी। ठीक है, फाइनल इमरजेंसी ऑन द ग्राउंड ऑफ थ्रेट टू द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 360। इसमें ये कहा गया है कि जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है वो दी जाती है कि जब हमारे देश में क्या हो जाता है, जब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में जो भी वित्तीय जो स्थिरता है या फिर जो भी क्रेडिट सिस्टम होता है इंडिया का, उसमें अगर कोई भी संकट नज़र आता है, उसमें कोई भी थ्रेट आता है, तो उस टाइम पे फाइनेंशियल वित्तीय संकट के टाइम पे क्या होगा कि फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा दी जाएगी। अगर वित्त संबंधी देश में, हमारे देश में अगर वित्त संबंधी कोई अस्थिरता आती है, जिसमें कि धन संबंधी, अगर रुपये से संबंधित क्या होता है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है कि देश में क्या हो रहा है कि क्रेडिट सिस्टम में दिक्कत आ रही है, फाइनेंशियल सिस्टम स्टेबिलिटी अगर गिर जाती है कंट्री की, तो उस टाइम पे फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 के तहत लगा दी जाती है। लेकिन जो है अभी तक हमारे देश में कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक कभी भी इम्पोज नहीं की गई है। ठीक है, हम सुनते हैं प्रेसिडेंट रूल, स्टेट इमरजेंसी तो काफ़ी बार कई जगह कई स्टेट्स में लगती ही रहती है। ठीक है, और लेकिन फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक नहीं लगी है। और नेशनल इमरजेंसी तो लगी थी 1975 से 1977 तक। तो ये तो नेशनल इमरजेंसी भी लगी है आज तक हमारी कंट्री में देखा जाए। तो स्टेट इमरजेंसी तो लगती रहती है, प्रेसिडेंट्स रूल अलग अलग जगह, जैसे महाराष्ट्र में काफ़ी बार लगी है,
अलग अलग स्टेट्स में लगती रहती है। और उसके बाद जब भी मतलब उन्हें लगता है कि जहाँ जिस भी स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जो होती है वो फेल हो जाती है अपना काम करने में, या फिर कभी कभी ऐसा लगता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही है, और वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके द्वारा जो दिए गए डायरेक्शंस हैं उनको फॉलो नहीं कर रही है, तो वहाँ पर क्या लग जाती है स्टेट में, तब स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है। ठीक है, तो अभी तक सिर्फ इन तीनों इमरजेंसियों में से सिर्फ फाइनेंशियल इमरजेंसी हमारे देश में कभी भी नहीं लगाई गई है अभी तक। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। during an emergency the central government becomes during an emergency the central government becomes all powerful, and the states uh, go into the total control of the center। ये कहा गया है कि जब इमरजेंसी के टाइम पर ड्यूरिंग एन इमरजेंसी जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो पूरी तरीके से कम्प्लीटली क्या होती है, मोस्ट पावरफुल हो जाती है, वो ऑल पावरफुल, वो हर चीज़ के लिए क्या हो जाती है, पावरफुल हो जाती है। और जो स्टेट्स का सारा कंट्रोल है वो किसके ऊपर चला जाता है, सेंटर के ऊपर चला जाता है। यानी स्टेट्स को अगर इमरजेंसी की सिचुएशन होगी तो स्टेट्स की सारी पावर किसके पास चली जाएगी, वो चली जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सारी पावर आ जाएंगी। इसीलिए यहाँ कहा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट बिकम्स ऑल पावरफुल ड्यूरिंग द इमरजेंसी। ठीक है, इट बिकम्स द फेडरल स्ट्रक्चर इनटू ए यूनिटरी वन। ये जो है नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे जो ये स्टेट गवर्नमेंट की सारी पावर्स जीरो हो जाती हैं, और जो सारी पावर्स हैं वो किसके पास चली जाती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चली जाती हैं। तो ये कह रहे हैं कि जो ये कि जो ये पावर है, जो ये पावर का जो ये क्या है, टोटल कंट्रोल का किसके पास चला जाना है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाना है स्टेट गवर्नमेंट से। तो ये क्या करता है, कन्वर्ट्स द फेडरल स्ट्रक्चर इनटू ए यूनिटरी वन। ठीक है, ये क्या करता है, फेडरल स्ट्रक्चर, फेडरल स्ट्रक्चर मतलब जिसमें स्टेट को अभी तक तो अलग अलग पावर थी। ठीक है, नॉर्मल सिचुएशन में क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट अपना काम करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपना काम करती है, तो दोनों के पास अपनी अपनी सेपरेट सेपरेट पावर्स होती हैं। लेकिन जब इमरजेंसी का टाइम आता है तो तो स्टेट गवर्नमेंट की सारी पावर्स भी किसके पास चली जाती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो कहा गया है कि द इट कन्वर्ट्स द फेडरल स्ट्रक्चर इनटू ए यूनिटरी वन। ठीक है, इनटू ए यूनिटरी वन किसके पास चली जाती है, फेडरल स्ट्रक्चर को यूनिटरी वन में चेंज कर देते हैं। यूनिटरी वन मतलब कि जिसमें क्या होता है कि सारी पावर किसके पास होती है, सेंटर के पास होती है। वन यूनिटरी वन विदाउट ए फॉर्मल अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके लिए क्या किया हमने, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी। बस अगर नेशनल इमरजेंसी कभी भी लग जाती है तो सीधे पावर का ट्रांसफ़र कहाँ हो जाएगा, पावर का ट्रांसफ़र, स्टेट्स की सारी पावर अपने आप ही क्या चली जाएंगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चली जाएंगी। और जो हमारे देश का जो सिस्टम है उस टाइम पे क्या हो जाएगा, फेडरल सिस्टम से क्या हो जाएगा, यूनिटरी सिस्टम में चेंज हो जाएगा। ठीक है, यूनिटरी सिस्टम मतलब कि जिसमें सारी जो शक्तियाँ हैं वो केंद्र पर आधारित होती हैं, केंद्र को दे दी जाती हैं। और इमरजेंसी में भी हम जब नेशनल इमरजेंसी लगती है या जो इमरजेंसी का टाइम होता है तो उस टाइम भी हम देखते हैं कि जो सारी पावर्स हैं वो किसके पास चली जाती हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चली जाती हैं। तो यही इस लाइन में यहाँ पर समझाया गया है कि इट कन्वर्ट्स द फेडरल स्ट्रक्चर इनटू ए यूनिटरी वन विदाउट ए फॉर्मल अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ने कहा कि इसने क्या किया, नेशनल इमरजेंसी ने, कि फेडरल स्ट्रक्चर को डायरेक्टली किस में कन्वर्ट कर दिया, यूनिटरी वन में। यूनिटरी वन में कैसे किया कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स की जो पावर थी वो सारी किस में चली गई, सेंट्रल गवर्नमेंट्स में, और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या हो गई, ऑल पावरफुल हो गई। और इसके लिए हमने कोई अमेंडमेंट नहीं किया, विदाउट किसी भी अमेंडमेंट को करने की कोई, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई संशोधन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, अपने आप ही हो जाता है नेशनल इमरजेंसी के टाइम पर, ये बताया गया है। ठीक है, दिस काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम फ्रॉम फेडरल ड्यूरिंग नॉर्मल टाइम्स टू द यूनिटरी ड्यूरिंग इमरजेंसी इज़ ए यूनिक फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
देखिए, जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया कि जो ये इस प्रकार का जो जो पॉलिटिकल सिस्टम का जो ट्रांसफ़ॉर्मेशन है, ठीक है? जो रूपांतरण है, ठीक है? जो चेंज है, ट्रांसफ़ॉर्मेशन है पॉलिटिकल सिस्टम का, क्या? फ्रॉम फेडरल, जो कि फेडरल है। फेडरल क्या होता है नॉर्मल टाइम्स में? मैंने आपको बताया कि नॉर्मल टाइम्स की में क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट अपना शासन चलाती है, स्टेट गवर्नमेंट्स के पास अपनी पावर होती है, अपना रूल करती है। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो अपना रूल करती है, तो उसकी अपनी पावर होती है, तो ये कहलाता है फेडरल। ये तो हो गया नॉर्मल टाइम में अपने इंडिया में। फिर लिखा उसको टू, किस में कन्वर्ट हो रहा है? टू यूनिटरी ड्यूरिंग इमरजेंसी। यूनिटरी मीन्स यूनिटरी जो सिस्टम है उसमें ये है कि जब जब केंद्र के पास सारी शक्तियाँ आ जाती हैं, सेंटर के पास क्या हो जाती है, सारी पावर्स का फोकस हो जाता है, तो यही कहा गया है यूनिटरी ड्यूरिंग इमरजेंसी। तो मैंने अभी बताया कि इमरजेंसी के प्रोविज़न में क्या होता है कि स्टेट की सारी पावर्स ट्रांसफ़र होकर किसके पास आ जाती हैं? वो आ जाती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, ठीक है? तो ये कहा गया है कि जो ये पावर का ट्रांसफॉर्मेशन है, स्टेट से जो सारी पावर कहाँ आ जाती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ जाती हैं नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे। तो ये जो फीचर है वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक क्या है, सबसे यूनिक फीचर है। ऐसा ये कहा गया है कि ऐसा वर्ल्ड के अदर कॉन्स्टिट्यूशंस में नहीं होता है, ये सिर्फ हमारे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ही एक यूनिक फीचर है कि पहले तो हमारा सिस्टम नॉर्मल कंडीशन में फेडरल होता है, और जब हमारा इमरजेंसी का टाइम होता है तो सारी पावर सेंटर के पास चली जाती हैं और कंट्रोल पूरा सेंटर के हाथ में हो जाता है, और हमारा सिस्टम क्या बन जाता है उस टाइम पे? यूनिटरी बन जाता है। लेकिन अदर कंट्रीज़ में ऐसा, उनके कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है। जैसे कोई कंट्री अगर फेडरल है, उसका सिस्टम फेडरल है तो फेडरल की तरह काम करेगी, और अगर किसी का सिस्टम यूनिटरी है तो यूनिटरी की तरह से काम करेगी। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, ठीक है? और वैसे हम एक तरीके से देखा जाए तो हमारे सिस्टम को हम क्वासी फेडरल भी कहते हैं, ठीक है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है थ्री टियर गवर्नमेंट, ठीक है? और originally, the Indian constitution, like any other federal constitution, provided for a dual polity and contained provisions with regard to the organization and powers of the center and the states. इसमें ये कहा गया है कि जी मतलब ओरिजिनली जो पहले था द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लाइक एनी अदर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि जो भी अदर जितने भी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, प्रोवाइडेड फॉर ए डुअल पॉलिटी। देखिए क्या होता है फेडरल में, अभी हमने नेक्स्ट जो हमारा प्रीवियस कॉन्सेप्ट था उसमें भी यही समझा था कि फेडरल में क्या होता है, वो क्या करता है, डुअल पॉलिटी करता है। मतलब उसमें क्या होता है कि स्टेट को भी अपना शासन चलाने के लिए पावर्स दी जाती हैं, और सेंटर को भी। प्रोवाइडेड फॉर ए डुअल पॉलिटी एंड कंटेन्ड प्रोविजंस विद रिगार्ड टू द ऑर्गेनाइजेशन। और क्या होते हैं, और प्रोविजंस भी दिए जाते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, फिर चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो तो स्टेट के लिए, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट हो तो सेंट्रल के लिए। एंड पावर्स ऑफ द सेंटर, और क्या है, पावर और सेंटर्स की पावर होती है, एंड द स्टेट्स, मतलब इन सबको अलग अलग डिवाइड किया जाता है जब फेडरल सिस्टम होता है, ठीक है? स्टार्टिंग में ओरिजिनली ऐसा था कि पावर ऑफ द सेंटर एंड द स्टेट्स। लेटर, इसमें लाइन में बताने का मेन चीज़ मीन्स ये है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी यही होता है कि नॉर्मल फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन नॉर्मल टाइम पे, जैसे कि पूरी कंट्री है उसमें क्या होता है कि सेंटर को अपने ये दो लेवल पे कंट्रोल होता है। एक सेंट्रल लेवल पे, अभी तक ओरिजिनली ये दो लेवल पे कंट्रोल होता था मेनली, एक तो सेंट्रल लेवल पे और एक होता था स्टेट लेवल पे। स्टेट की अपनी स्टेट गवर्नमेंट हुआ करती थी, होती है, मतलब होती थी, अभी भी होती है, और पहले से ही ये ओरिजिनली ये पहले से चलता आ रहा है, ठीक है? और जो दूसरा है कि सेंट्रल लेवल पे अपनी गवर्नमेंट, उसकी अलग से पावर्स दी गई हैं, उसके अलग से प्रोविजंस दिए हैं दोनों जगह पे, ठीक है? पावर्स ऑफ द सेंटर एंड द स्टेट, ये सारी चीज़ें हैं जो दोनों ही लेवल पर की गई थी। किस लेवल पे? सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे, ताकि डेवलपमेंट अच्छे से हो पाए। लेटर, द 73rd and 74th Constitutional Amendment Acts 1992 have added a third tier of government, that is local। इसमें ये कहा गया है कि लेकिन बाद में क्या हुआ
कि जो 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 1992 में, उसने क्या किया कि अभी तक तो 2 टियर ऑफ गवर्नमेंट थे, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। अब क्या आया कंट्रोल करने के लिए एक और थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, हैव एडेड ए थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट, और उसको क्या 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 कहा गया, लोकल, ठीक है। यानी ये जो थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट था ये कहाँ पर काम करेगी, लोकल लेवल पे काम करेगी, विलेजेस में काम करेगी, रूरल एरियाज़ में काम करेगी और अर्बन एरियाज़ में काम करेगी, विच इज़ नॉट फाउंड इन एनी अदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। यही कहा गया है कि जो ये 3 टियर गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट है वो जो हमारी इंडिया में आया 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के थ्रू जो ऐड किया गया, उसमें जो ये कॉन्सेप्ट है वो क्या है, वर्ल्ड के किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में ये कॉन्सेप्ट नहीं पाया जाता है। ये सिर्फ हमारी इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में ही लोकल लेवल पे जो गवर्न करने का जो कॉन्सेप्ट दिया गया है वो ये इंडिया का अपना कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये वर्ल्ड के किसी भी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मिलेगा आपको देखने को, ठीक है। क्या होता है नॉर्मली, एक तो स्टेट की गवर्नमेंट बनाई जाती है और सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट बनाई जाती है, उन्हीं दोनों के बीच या तो कॉपरेशन होता है या फिर पावर का सेपरेशन होता है, ठीक है। और हमारे इंडिया में क्या है कि थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट भी बना दिया गया, ओरिजिनली नहीं था, ओरिजिनली हमारे यहाँ भी यही था, लेकिन 1992 में क्या हुआ कि जो 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आए उनके थ्रू जो है थर्ड टियर गवर्नमेंट को ऐड कर दिया गया, वो लाया गया जो कि लोकल लेवल पे डेवलपमेंट के लिए काम करेगा। उसमें ये कहा गया कि द 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992, जो 73rd अमेंडमेंट एक्ट था 1992 का, उसने क्या किया, गेव कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशंस टू द पंचायत, ठीक है। उसने क्या किया, जो पंचायत हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन दिया, यानी पंचायत को कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दिया। और जो पंचायत हैं उसमें पंचायत में क्या आती हैं, पंचायत कहाँ पे काम करती हैं, वो काम करती है रूरल लोकल गवर्नमेंट्स, ठीक है, रूरल लोकल बॉडीज़ हैं ये, और इनको कहते हैं हम रूरल लोकल गवर्नमेंट्स, यानी जो रूरल लेवल पर यानी ग्रामीण लेवल पे काम करती है, ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत काम करती है। बाय एडिंग ए न्यू पार्ट 11, ठीक है, जो ये 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 आया, इसने क्या किया कि पंचायत का कॉन्सेप्ट लाया, ठीक है, और इसको पंचायत को इन्होंने क्या किया, एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन भी दिलवाया, ठीक है। पंचायत क्या हो गई, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गई, और ये कहाँ पर वर्क करेंगी, ये रूरल लोकल लेवल पर काम करेंगी, यानी ग्रामीण लेवल पर ये काम करेंगी। बाय एडिंग ए न्यू पार्ट 11, और इसमें क्या किया गया, एक नया पार्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया, पार्ट 11, सॉरी पार्ट 9 में क्या आई, पंचायत आई है, ठीक है, एंड ए शेड्यूल 11, और जो एक नया शेड्यूल जोड़ा गया, एक नया शेड्यूल 11 जोड़ा गया कॉन्स्टिट्यूशन में। कब जोड़ा गया, 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 में। पंचायत, ये क्वेश्चन आता है स्टेट पीसीएस में, आया भी था अभी 1-2 साल पहले, कि जो पंचायत है वो कौन से पार्ट में आती है और या फिर इसमें कितने सब्जेक्ट्स आते हैं, ये क्वेश्चन था उसमें, उसको भी अभी हम आगे कवर करेंगे। ये 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 गेव कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन टू द पंचायत। उसने क्या किया, जो 73rd अमेंडमेंट एक्ट है 1992 का, उसने पंचायत को एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन दी, यानी उसने पंचायत को एक संवैधानिक जो है पहचान प्रदान कराई, ठीक है उसको। और ये जो पंचायत होती है ये क्या होती है, रूरल लोकल गवर्नमेंट होती हैं जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में काम करती हैं और रूरल लोकल लेवल पर काम करती हैं। और इनको पार्ट 9, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया पार्ट 9 ऐड किया गया पंचायत के लिए, और एक नया शेड्यूल जो है जो पार्ट 11 है उसको ऐड किया गया। Similarly, the 74th Amendment Act of 1992 gave constitutional recognition to the municipalities, urban local bodies by adding a new part 9A,
ठीक है, एंड ए न्यू शेड्यूल 12 टू द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें ये कहा गया है कि जो पंचायत है उसको तो 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 के थ्रू एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन दिया गया, और रूरल लोकल गवर्नमेंट में इन्होंने काम किया, और पंचायत को रूरल लोकल गवर्नमेंट कहा भी जाता है। ठीक है, और कैसे आई, पार्ट 9 में आई, एक नया पार्ट लाया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, पार्ट 9, और एक नया शेड्यूल लाया गया जो कि क्या था, शेड्यूल नंबर 11। उसके बाद उसी तरीके से सिमिलरली 74th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992, जो 74th अमेंडमेंट एक्ट था 1992 का, उसने क्या किया, उसने कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन दिया म्यूनिसिपैलिटीज़ को, जो कि होती हैं अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स या अर्बन लोकल बॉडीज़। ये क्या करती हैं, जो शहरी क्षेत्र होते हैं वहाँ पर लोकली ये क्या करती हैं, गवर्न होती हैं, वहाँ पे डेवलपमेंट को करती हैं। बाय एडिंग ए न्यू पार्ट 9A क्या किया गया, इसके लिए म्यूनिसिपैलिटीज़ के लिए क्या ऐड किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, किसके थ्रू आई, एक नया पार्ट ऐड किया गया, पार्ट 9A, और एक नया शेड्यूल उसमें ऐड किया गया, वो था शेड्यूल नंबर 12। किसके लिए है ये, म्यूनिसिपैलिटीज़ के लिए। तो ये था हमारा 3 टियर गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट। इसमें हमने क्या किया, अभी तक क्या होता था, वर्ड में पूरा ये रहता है, हमारे पूरे वर्ड में जो मेनली गवर्नमेंट बनाई जाती हैं वो बनाई जाती हैं स्टेट लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे, लेकिन ये हमारा इंडिया का अपना खुद का लाया हुआ कॉन्सेप्ट है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का, मतलब ये बाद में लाया गया ये कॉन्सेप्ट जब 1992 में। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ था कि पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ लाई गई थी, जिससे कि लोकल लेवल में भी, ठीक है, यानी कि विलेजेस वगैरह का भी डेवलपमेंट किया जा सके, रूरल और अर्बन दोनों ही जगह पे। ठीक है, लोकल ये कहा गया कि जो पंचायत में जो लोग काम करेंगे और जो म्यूनिसिपैलिटीज़ में जो लोग काम करेंगे वो स्टेट के कंपैरिजन में ज़्यादा अपने क्षेत्र को ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ सकते हैं और वहाँ का डेवलपमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये वहीं के आसपास के क्षेत्र के लोग होंगे और ज़्यादा डेवलपमेंट कर पाएंगे लोकल लेवल पे। इसीलिए 3 टियर गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट लाया गया। ठीक है, लेकिन ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी यही था कि जैसे वर्ल्ड की अदर कंट्रीज़ हैं कि जो गवर्नमेंट होगी पूरी कंट्री की, वो तो उसके लिए क्या स्ट्रक्चर था, एक तो स्टेट लेवल पे कंट्रोल होगी और दूसरा क्या होगी, सेंट्रल लेवल पे कंट्रोल होगी। तो ये हमारा अपना कॉन्सेप्ट था जिसमें कि हम लाए 3 टियर, मीन्स कि 3rd टियर को भी ऐड कर दिया कि लोकल लेवल में गवर्न करने के लिए। ठीक है, और अगर ये ग्रामीण क्षेत्र में है तो इसको पंचायत कहेंगे, और यही जो अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स हो जाएंगे, शहरी क्षेत्रों में हो जाएगा तो इसको क्या कहेंगे, म्यूनिसिपैलिटीज़ कहेंगे। ठीक है, और म्यूनिसिपैलिटीज़ का थोड़ा बड़ा रहता है जो क्षेत्र है, और पंचायत का थोड़ा छोटा रहता है ग्रामीण लेवल पे। तो चलिए ये भी हमारा हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है 3 टियर गवर्नमेंट भी। और इसमें से तो ये 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, मैं इसलिए इतनी बार 3-4 बार मैंने यहीं पे इसको रिपीट कर दिया है ताकि आप लोग इसको इम्पोर्टेंस दें, ये एग्ज़ाम्स में काफ़ी पूछा जाता है। ठीक है, मैं बार बार इसीलिए एक चीज़ को इतना रिवाइज़ करती हूँ कि जो एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। मैं सोचती हूँ कि मैं बोलूँ तो उसी से अगर आप लोग इतनी बार सुने तो आप लोग को लगे कि हाँ, हमें इसको पढ़ ही लेना चाहिए। ठीक है, ये एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। The 97th Constitutional Amendment Act of 2011 gave a constitutional status and protection to cooperative societies. इसमें ये कहा गया है कि जो 97th Constitutional Amendment Act था 2011 का, उसने क्या किया कि उसने जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं उनको एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड कराया और उनके लिए प्रोटेक्शन दिया। ठीक है, In this context, it made the following 3 changes in the constitution. तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को जो प्रोटेक्शन है और उनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड कराया गया 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2011 के थ्रू। और इसमें जो है इसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो चेंज किए गए थे। और तो
वो जो 3 मेन चेंज हैं उनको हम पढ़ेंगे। नंबर फर्स्ट, पहला चेंज है, इट मेड द राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ए फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 19। अब क्या है कि इसने क्या कर दिया कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को का फॉर्मेशन है उसको क्या कर दिया, एक फंडामेंटल राइट डिक्लेयर कर दिया। इट मेड द राइट टू फॉर्म ए कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ए फंडामेंटल राइट। इन्होंने कहा कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उनको बनाना, अगर कोई उनको बनाता है तो वो क्या है, उसका फंडामेंटल राइट है। इसको फंडामेंटल राइट डिक्लेयर कर दिया, जो कि आर्टिकल 19 के अंतर्गत आता है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकता है अपने अकॉर्डिंग लोगों को मिलाकर। ठीक है, और ये क्या है, उसका फंडामेंटल राइट है। और दूसरा चेंज क्या किया गया, 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2011 में इसने कहा कि इट इंक्लूडेड ए न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑन द प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, आर्टिकल 43B। इसमें कहा गया कि इसने क्या किया कि एक जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, ठीक है, उसमें क्या एक नया आर्टिकल जोड़ दिया गया, जो कि आर्टिकल 43B है, जिससे कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का प्रमोशन हो सके। ठीक है, उनको बढ़ावा दिया जा सके, उसके लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में एक नया आर्टिकल जोड़ दिया गया। ठीक है, it included a new directive principle of state policy on promotion of cooperative societies। एक नया directive principles of state policy, वो नया DPSP बना दिया गया। किस चीज़ के लिए, DPSP में एक और जोड़ दिया गया, वो क्या था, आर्टिकल 43B। ठीक है, किस चीज़ के लिए, प्रमोशन के लिए, ताकि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का प्रमोशन हो, उनको बढ़ावा दिया जा सके। और थर्ड चेंज क्या था इसमें, इट एडेड ए न्यू पार्ट 9B इन द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज़ एंटाइटल्ड एज द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। ठीक है, आर्टिकल 243ZH टू 243ZT, इसमें ये कहा गया है कि इसने क्या किया, पार्ट 9B को कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया पार्ट बनाया, उसमें पार्ट 9B उसको कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया। ठीक है, और इसको कहा गया विच इज़ एंटाइटल्ड एट द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। जो ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आती हैं, आर्टिकल 43ZH से आर्टिकल 243ZT। ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अभी तक एग्ज़ाम में नहीं आया है, लेकिन स्टेट PCS के इस ईयर या नेक्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ से क्वेश्चन आ सकता है। ये ऐसे आ सकता है कि बताइए कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में हैं, तो ये कौन से पार्ट में है, इसके लिए एक नया पार्ट बनाया गया था, पार्ट 9B। किसके लिए है, पार्ट 9B कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए। और ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए आर्टिकल क्या क्या है, इसके लिए आर्टिकल आते हैं आर्टिकल 243ZH से आर्टिकल 243ZT। वैसे ये थोड़ा टिपिकल हो जाएगा, लेकिन स्टैटिक पॉइंट में पूछ लिया जाता है, ये पार्ट वाला पूछा जा सकता है। ठीक है, ये कौन से पार्ट में आता है, ये आता है जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं वो हैं पार्ट 9B। और कि जो राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ये हमारे कौन से फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आता है, ये आता है आर्टिकल 19 में। और ये भी पूछा जा सकता है कि DPSP में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को इंक्लूड करने के लिए, उनकी प्रमोशन के लिए कौन सा आर्टिकल जोड़ा गया था, वो आर्टिकल था आर्टिकल 43B, जिसमें कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का प्रमोशन किया गया था। ठीक है, DPSP के अंदर एक नया आर्टिकल इंक्लूड करके। उसके बाद ये हमने पढ़ लिया कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, अगर हमें उन्हें पढ़ना है उनके बारे में, तो वो कहाँ पर हमें मिलेंगी, आर्टिकल 243ZH से लेकर आर्टिकल 243ZT तक। ठीक है, द न्यू पार्ट 9B contains various provisions to ensure that the cooperative societies in the country function in a democratic, professional, autonomous and economically sound manner। इसमें ये कहा गया है कि जो ये नया पार्ट बनाया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, पार्ट 9B, जिसमें कि इसमें क्या है, जो हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं इसके लिए क्या है, बहुत सारे प्रोविज़न्स जो हैं, बहुत सारे प्रोविज़न्स उसके लिए इंश्योर किए गए हैं, इसके लिए बनाए गए
हैं कंट्री में, ताकि जो उसके फंक्शंस हों वो क्या हों, डेमोक्रेटिक हों और प्रोफेशनल हों, ऑटोनॉमस हों और इकोनॉमिकली साउंड मैनर में वो अपना काम कर सके कंट्री में। ठीक है, ये लिखा है कि इंश्योर्स दैट द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ इन द कंट्री फंक्शन इन ए, ठीक है, काम कर सके अपना इन ए डेमोक्रेटिक, प्रोफेशनल, ऑटोनॉमस एंड इकोनॉमिकली साउंड मैनर, कैसे काम कर सके इंडिया में उसको इंश्योर करना है। ठीक है, Part 9B contains various provisions to ensure that the cooperative societies in the country कैसे काम करेंगी वो कंट्री में डेमोक्रेटिक रूप से, प्रोफेशनल रूप से, ऑटोनॉमस रूप से यानी स्वायत्तशासी, ठीक है, अपने हिसाब से काम करेंगी, इकोनॉमिकली साउंड मैनर और इकोनॉमिकली करेंगी और बहुत अच्छे तरीके से, ये बताया गया है इसमें। और ये किस में आता है, पार्ट 9B में इसमें सारे प्रोविजंस आते हैं कि जो ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं ये अपने अपने फंक्शन को किस तरीके से करेंगी, इसके लिए सारे प्रोविजंस दिए गए हैं पार्ट 9B। ठीक है, उसके बाद है इट एम्पावर्स द पार्लियामेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। ठीक है, ये क्या करता है, जो ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं ये पार्लियामेंट को एम्पावर करता है इन रिस्पेक्ट ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। ठीक है, जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उनके लिए, एंड द स्टेट लेजिस्लेचर्स, और जो स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं उनको उनको इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ टू मेक द अप्रोप्रिएट लॉ, कि ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं ये एम्पावर करती हैं, एम्पावर करती हैं पार्लियामेंट को, ये पावर देती हैं कि जो पार्लियामेंट है वो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए क्या बनाए, अप्रोप्रिएट लॉज को बनाए, नियम कानूनों को बनाए कि ये जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं इनको कैसे रेगुलेट किया जाएगा, इनको कैसे कंट्रोल किया जाएगा, या इनके फंक्शंस कैसे कैसे रेगुलेट किए जा सकते हैं। ठीक है, एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, और स्टेट लेजिस्लेचर्स क्या होती हैं, वो नियम बनाती है किसके लिए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए, कि वो कैसे काम करेगी। ठीक है, ये बताया है हमने कि इट एम्पावर्स द पार्लियामेंट, या क्या करती है, पार्लियामेंट को शक्ति देती है, एम्पावर करती है। पार्लियामेंट क्या कर सकती है, पार्लियामेंट रूल बना सकती है, किसके लिए, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए पार्लियामेंट रूल बनाएगी, और जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो बनाती है अदर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए। ठीक है, ताकि वो अपना फंक्शन एक रेगुलेटेड वे में और अप्रोप्रिएट वे में कर सकें। तो ये थी हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो इस ईयर या फिर नेक्स्ट ईयर की पीसीएस के, स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे काफ़ी इम्पोर्टेंट लगता है, तो इसे आप पढ़ के जाएँ, जो कि आई थी 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2011 के थ्रू। और इसमें क्या था कि अब जो राइट टू फॉर्म ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है, वो क्या है, एक फंडामेंटल राइट हो गया है, जो आर्टिकल 19 के अंतर्गत जिसको इंक्लूड कर दिया गया है। और इसके थ्रू एक नया डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ऐड किया गया है, उसमें नया आर्टिकल ऐड किया गया है कि जिसमें कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का प्रमोशन किया जाए, जिससे कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को प्रमोट किया जाए, उनको बढ़ावा दिया जाए, जो कि आर्टिकल 43B के अंतर्गत आता है। और जो ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं ये पार्ट 9B में आती हैं। ठीक है, और इनके लिए जो आर्टिकल होता है वो आर्टिकल 243ZH से आर्टिकल 243ZT तक होता है। और जो पार्लियामेंट है हमारी, वो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को कंट्रोल करने के लिए, उनको रेगुलेट करने के लिए अप्रोप्रिएट लॉज को बना सकती है, वो इस चीज़ के लिए एम्पावर्ड होती है। ठीक है, और जो हमारी स्टेट लेजिस्लेचर्स होती हैं वो रूल्स बनाती हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए। तो ये था हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। ठीक है, जो नेक्स्ट है हमारा क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसको हम स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। और अभी का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।